अच्छा, कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी के फाउंडर और एक छोटी सी इनोवेटिव खिलौनों की दुकान के मालिक में क्या बात कॉमन है? जवाब है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, यानी उद्यमशीलता कौशल। आज हम सीबीएसई क्लास 9 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सिलेबस के इसी बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। ये टॉपिक सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक आम दुकानदार को हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो समझने में मदद करेगा। तो क्या लगता है, हाँ या ना? अपना जवाब बस मन में रखिए, क्योंकि आगे हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 मेन पॉइंट्स के एक मजेदार सफर कर चलेंगे। पहले हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप असल में है क्या और ये समाज के लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि एक कामयाब फाउंडर की सोच कैसी होती है, बिजनेस कितने तरह के होते हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक असली बिजनेस बन सकता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कोई भी बड़ी चीज बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, राइट? इसीलिए इस पहले हिस्से में हम कुछ बेसिक शब्दों को समझेंगे जो इस पूरी यूनिट का आधार हैं। तो एंटरप्रेन्योर है कौन? ये सिर्फ कोई बिजनेस चलाने वाला इंसान नहीं है। ये वो इंसान है जो एक नए आइडिया को जन्म देता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए रिस्क उठाने को तैयार रहता है। इन दो बातों पर ध्यान दीजिए, नया विचार और सोचा समझा जोखिम, यही तो सब कुछ है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब आंखें बंद करके कूदना नहीं है, बल्कि पूरी रिसर्च और प्लानिंग करके फेलियर के चांस को कम करना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई इंसान नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये वो पूरा एक्शन प्लान है, एक नए बिजनेस की प्लानिंग से लेकर उसे चलाने तक, जिसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल होता है। ये उस व्यक्ति के पीछे का कैसे है। और आखिर में एंटरप्राइज क्या है? ये उस पूरी प्रक्रिया का रिजल्ट है। वो बिजनेस या प्रोजेक्ट जो एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया है उसे एंटरप्राइज कहते हैं। तो इसे ऐसे याद रखिए, एंटरप्रेन्योर व्यक्ति, एंटरप्रेन्योरशिप प्रक्रिया, और एंटरप्राइज परिणाम, द पर्सन, द प्रोसेस एंड द रिजल्ट। तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप और किसी के लिए नौकरी करने में क्या फर्क है? एंटरप्रेन्योरशिप अपना खुद का रास्ता बनाने जैसा है, जिसमें रिस्क है, इनोवेशन है। वहीं वेज एम्प्लॉयमेंट एक बने बनाए रास्ते पर चलने जैसा है, जहां आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। एक में इनाम प्रॉफिट है तो दूसरे में फिक्स्ड सैलरी। अब अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक दुकानदार सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर तब बनता है जब वो कुछ नया करता है, जैसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दे या अपना खुद का प्रोडक्ट ब्रांड बना ले। अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं, तो चलिए उस बड़े सवाल पर आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इतनी जरूरी क्यों है? आखिर इसके बारे में इतनी बातें क्यों होती हैं? आइए सोसाइटी और इकोनॉमी पर इसका जो बड़ा असर होता है उसे देखते हैं। इस सवाल पर जरा सोचिए, जो सीधे आपके सीबीएसई सैंपल पेपर से इंस्पायर्ड है। आशा, जो एक फिशिंग कोऑपरेटिव शुरू करती है, वो सिर्फ पैसे कमाने के अलावा अपनी सोसाइटी की मदद कैसे कर रही है? ये हमें एंटरप्रेन्योर्स के असली असर को समझने में मदद करेगा। बात यह है कि एंटरप्रेन्योर्स कई तरीकों से कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसा कि आप इस चार्ट के अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। वो नई जॉब्स बनाते हैं, जिससे सोशल डेवलपमेंट होता है। वो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाकर हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाते हैं। वो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करते हैं और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। आशा की तरह वो लोकल कम्युनिटीज को मजबूत बनाते हैं। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक खास तरह के माइंडसेट की भी जरूरत होती है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। ये कहानी है सुषमा की, एक माँ जिसने देखा कि प्लास्टिक के खिलौने बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उसने इस प्रॉब्लम को एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा और अपने खुद के लकड़ी के खिलौने बनाने का फैसला किया। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी गुण है पेशेंस, सब्र। कामयाबी शायद ही कभी रातों रात मिलती है, और यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं। सुषमा की कहानी ये बात बहुत अच्छे से दिखाती है। उसे सक्सेस रातों रात नहीं मिली, उसे 2 साल तक लगातार मेहनत करनी पड़ी। ये वही पेशेंस था जिसने उसे तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत दी जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिख रहे थे। अगला गुण है पॉजिटिव सोच रखना और नए आइडियाज के लिए ओपन रहना, खासकर तब जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हों।
देखिए, जब सुषमा को शिकायत मिली तो वो निराश नहीं हुई। उसने इसे एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक कीमती जानकारी की तरह देखा। उसने इसे अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने का एक मौका समझा। एक एंटरप्रेन्योर फीडबैक का इस्तेमाल इनोवेशन के लिए करता है। तो सुषमा की कहानी से हमने सीखा कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर में पेशेंस और पॉजिटिविटी के अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कड़ी मेहनत, रिस्क लेने की हिम्मत और बदलावों के साथ ढलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जैसे गुण भी होने ही चाहिए। चलिए अब एंटरप्रेन्योरशिप के प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। सारे बिजनेस एक जैसे नहीं होते, वे कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मोटे तौर पर बिजनेस 3 तरह के होते हैं: प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड। ये टेबल प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेसेस के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। एक प्रोडक्ट बिजनेस टैंजिबल चीजें बेचता है, मतलब जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे कपड़े। एक सर्विस बिजनेस इंटैंजिबल चीजें देता है, जैसे बाल काटना। और एक हाइब्रिड बिजनेस, जैसे कि एक रेस्टोरेंट, दोनों का मिक्स होता है। वो खाना, प्रोडक्ट भी देते हैं और परोसने का एक्सपीरियंस, सर्विस भी। आजकल ज्यादातर बिजनेस में दोनों के ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई एक आइडिया को असली बिजनेस में बदलता कैसे है? वैसे तो हर सफर अलग होता है, पर कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स उठाते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। इस प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सब कुछ एक आइडिया, एक चिंगारी से शुरू होता है। फिर आप उसे शुरू करने के लिए पैसा और सामान जुटाते हैं। अगला स्टेप सबसे जरूरी है, अपने कस्टमर्स को समझें, उनसे बात करें और आखिर में उनके फीडबैक के आधार पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लगातार बेहतर बनाते जाते हैं। ये सीखने और सुधारने का एक साइकिल है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक ग्रेट आइडिया सोचने से कहीं ज्यादा है। ये उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने, मेहनत करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत के बारे में है। ये जीरो से कुछ बनाने के बारे में है। और अब मैं आपको इस सोच के साथ छोड़ जाता हूं। अपने चारों ओर देखिए, अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस में क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जा सकता है? कुछ ऐसा जिसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या पता अगली बड़ी एंटरप्रेन्योरियल चिंगारी आपके दिमाग में ही हो, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।